वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी का यह हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है और यह लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग का बॉटनी कंप्लीट हो जाएगा। बायोलॉजी भी कंप्लीट कर दिया गया है और आज बॉटनी भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वह नेक्स्ट सब्जेक्ट में आएगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट का रिवीजन अब कराया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी जीव तथा उसके बाहरी परिवेश का जो अध्ययन होता है इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक को रखते हैं। इकोलॉजी के जनक हैं टेक्कल को कहते हैं, जबकि इकोलॉजी जो शब्द था वो रिटर ने दिया था। जैविक घटक क्या होते हैं? इसमें उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं, अर्थात इनमें जो है सजीवों को रखते हैं। अजैविक घटक इसमें तापमान, वायु, आर्द्रता, नदी, पर्वत अर्थात निर्जीव को रखते हैं। अजैविक घटक में जीवों के समूह को जीव समूह कहते हैं। कई जीव समूह मिलकर के परितंत्र यानी इकोसिस्टम बनाते हैं और कई परितंत्र मिलकर के एक जीवोम बनाते हैं और कई जीवोम मिलकर के एक जीवमंडल यानी बायोस्फीयर बनाते हैं और मानव जो है जीवमंडल में रहता है। जीवमंडल हवा, जैवमंडल, जलमंडल, जल, स्थलमंडल, पृथ्वी। परितंत्र वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें जीव यानी जैव घटक तथा निर्जीव यानी अजैव घटक दोनों साथ साथ रहते हैं। परितंत्र कहलाता है। सबसे छोटा जो परितंत्र है जल का बूंद है। सबसे छोटा जो परितंत्र है जल का बूंद है। इसमें डेटम नामक शैवाल पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को डुबाकर मारा जाता है तो उसके फेफड़े में डेटम की जांच की जाती है। और पृथ्वी का जो सबसे बड़ा परितंत्र है वह समुद्र है। सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? समुद्र है, जबकि सबसे छोटा परितंत्र क्या है? जल की बूंद है। स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र जो है घास है। स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र घास तथा टैगा वन है, जबकि पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र है समुद्र है। नेक्स्ट है जीवों में आपसी संबंध। जीवों में आपस में कैसे संबंध होते हैं वो देखना है। तो जीव दो तरीके से होते हैं, एक स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। स्वपोषी में कौन कौन आता है? पादप और शैवाल आ जाएगा, जबकि परपोषी में हेटरोट्रॉफ में सहजीवी, सहयोगी और परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। स्वपोषी क्या होता है? ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये अपना भोजन जो है स्वयं बना सकते हैं, जैसे और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे पादप हो गया, शैवाल हो गया, जीवाणु हो गया। परपोषी हेटरोट्रॉफ ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये चार भागों में बांटते हैं, जैसे सहजीवी होता है, सिम्बायोसिस होते हैं। ये दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। इसमें क्या होता है? दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है, जैसे कवक और शैवाल हो गया, गाय और कौवा हो गया, मधुमक्खी और फूल हो गया, फल, बत्तख और मछली हो गया। तो ये सहजीवी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है सहभोगी। इसमें किसी एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी एक को लाभ होगा और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सहभोगी में। परजीवी पैरासाइट, यह जिस जीव पर उगते हैं, जो परजीवी होते हैं, जिस जीव पर उगते हैं उन्हें ही क्षति पहुंचाते हैं, परजीवी के अंतर्गत आते हैं। यह वृद्धि तथा विकास के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे खटमल हो गया, मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, अमरबेल हो गया, जू हो गया। ये सब परजीवी के अंतर्गत आते हैं। मृतोपजीवी यानी मृतजीवी सैप्रोफाइट, ये जीवों के मृत शरीर को खा करके ख़त्म करते हैं, अर्थात ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवाणु, चील, गिद्ध, कौवा आदि सब मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु पृथ्वी पर हाइड्रोजन चक्र को बनाए रखते हैं। विभिन्न स्थानों पर उगने वाले पौधे के नाम हैं, जैसे मरुस्थल में जो उगने वाले पौधे हैं उसको जेरोफाइटिक कहते हैं। लवणीय जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको हेलोफाइटिक कहते हैं। जल में उगने वाले जो पौधे हैं हाइड्रोफाइटिक। आर्द्र भूमि में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको हाइगोफाइटिक।
टुंड्रा जो टैग है, टुंड्रा वन में जो उगने वाले पौधे होते हैं उसको मेसोफाइटिक कहते हैं। चट्टान में उगने वाले जो पौधे होते हैं उसको हम लिथोफाइटिक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रदूषण यानी पोल्यूशन, और ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है। उसका हम लोग का जो है बॉटनी डिवीजन यानी बायोलॉजी का जो बॉटनी डिवीजन था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रदूषण पर्यावरण में विभिन्न गैसों, मृदा तथा जीव जंतुओं का एक निश्चित अनुपात है। इस अनुपात में आने वाले ह्रास कमी को जो है प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण जो होते हैं छोटे क्षेत्रों को दर्शाता है। इसमें केवल मानव क्रियाकलापों को रखते हैं। पर्यावरण अवनमन यानी डिग्रेडेशन, जब मानव तथा प्रकृति दोनों के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है तो इसे अवनमन कहते हैं। जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। सूक्ष्मजीवी अपघटनीय प्रदूषण बायोडिग्रेडेबल, वैसे प्रदूषण जिसे सूक्ष्मजीव खा करके ख़त्म कर दें सूक्ष्मजीव अपघटनीय कहलाते हैं। एक कम हानिकारक होते हैं। जैसे प्लास्टिक, धातु कचरा, रासायनिक कचरा, ये सब जो है सूक्ष्मजीव अपघटनीय प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण, परमाणु चुम्बकीय प्रदूषण और जैविक चुम्बकीय प्रदूषण। कितने सारे प्रदूषण के प्रकार हैं। तो पहला है जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन। जल में घुले हुए अनावश्यक पदार्थों के कारण जो होता है जल प्रदूषण होता है। आर्सेनिक अगर घुल गया है जो है पानी में तो उससे वाइट फूड नामक बीमारी होता है। कैडमियम से इटाई रोग होता है जिससे किडनी प्रभावित होता है। लोहा से लीवर सिरोसिस रोग होता है, लीवर प्रभावित होता है। कापर से विल्सन रोग हो जाता है। नाइट्रस से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। और पारा से जो होता है मिनी माता रोग हो जाता है, जापान में सबसे ज़्यादा होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी मल्टीपल धूल प्रदूषण। बीओडी का जो अर्थ होता है 5 दिन का ऑक्सीजन डिमांड, 5 दिन का ऑक्सीजन डिमांड। सुपोषण क्या होता है? जलाशय में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन N2O की अधिकता के कारण इसमें अनावश्यक पादप तथा जलकुंभी उग जाते हैं जिस कारण जलाशय के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और जलीय जीवों की जो है मृत्यु हो जाती है। हैदराबाद का जो हुसैन सागर है जो है झील जलकुंभी से ग्रसित है। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन। मिट्टी की उर्वरक क्षमता का कम हो जाना जो है मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण को 2 कारकों से बनता है। मृदा प्रदूषण जो होता है 2 कारकों से होता है। पहला है कीटनाशक का प्रयोग LD50, दूसरा है BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो। अत्यधिक खाद के प्रयोग से मिट्टी जो होता है रेत का रूप ले लेती है। दूसरा है अपरदन इरोजन, अपरदन के कारण मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है वह कट जाती है। अत्यधिक मृदा अपरदन को अवनलिका कहते हैं। अवनलिका बहुत अधिक हो जाए तो बीहर का रूप ले लेती है। बीहर पूरी तरह से बंजर होता है। जो बीहर होता है वो पूरी तरह से बंजर होता है। सर्वाधिक बीहर का जो निर्माण है वह चंबल नदी करती है। सर्वाधिक जो बीहर का निर्माण है वह चंबल नदी करती है। नेक्स्ट आता है वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन। वायु की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास यानी कमी को वायु प्रदूषण कहते हैं। एरोसोल यानी धूल कण, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण को एरोसोल कहते हैं। ये वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनका जो आकार होता है 10 माइक्रोन होता है। सीमेंट उद्योग में एस्बेस्टस एरोसोल के रूप में उड़ता है जिसे फेफड़े की बीमारी हो जाती है, जिसे वाइट कैंसर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? वाइट कैंसर कहा जाता है। औद्योगिक कचरा, धुआं, आग, ईंधन तथा वाहन से वायु प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण में फैलने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। यह एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। कुल वायु प्रदूषण का अकेले 50% कर देती है।
यह हीमोग्लोबिन से सबसे तेजी से क्रिया करती है और ऑक्सीजन यानी O2 ले जाने की क्षमता खत्म कर देती है, जिस कारण व्यक्ति का दम घुटने से मौत हो जाता है। अतः इसे दम घुटने वाली गैस भी कहा जाता है, CO2 CO को। ईंधन, कोयला, जीवाश्म, मुर्गी आदमी को जलाने पर जो है इसके दहन से CO गैस निकलता है। यह जल में घुलनशील होता है। ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए CNG तथा LPG को बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट है वैसा ईंधन जिससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचता है और जिसकी प्राप्ति पादप पेड़ पौधों से होती है, उसे जैव ईंधन कहते हैं। जट्रोफा, रतनजोत, रोपसीड जैसे गन्ने का रस और अल्कोहल को मिला देने से उसको रोपसीड कहते हैं। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यह अम्लीय गैस होता है। यह कुल प्रदूषण का 20% करती है और यह फेफड़े को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। पेट्रोलियम के जो दहन से SO2 गैस निकलती है, यह अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इस अम्लीय वर्षा से मिले SO2 के कारण ही स्टोन लेप्रोसी, यहाँ एल रहेगा, लेप्रोसी पत्थर का सड़न होता है। सीसा प्रदूषण, पेट्रोल में अपस्फोटन एंटी नॉकिंग के रूप में टेट्राएथिलेट का प्रयोग होता है, जो सीसा का यौगिक है। यह सीसा धुआं के माध्यम से वायुमंडल में आ जाता है और प्रदूषण फैला देता है। सीसा प्रदूषण से तंत्रिका तंत्र जो होता है प्रभावित होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह ओजोन को क्षति पहुंचाता है। ओजोन को क्षति जो होता है क्लोरीन तथा फ्लोरीन से होता है। ओजोन की जो क्षति होती है क्लोरीन तथा फ्लोरीन से होती है, जो CFC में उपलब्ध होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपलब्ध होता है। क्लोरीन का जो एक परमाणु होता है, ओजोन के 1000 परमाणु को जो होता है तोड़ सकता है, किंतु इनके लिए बहुत निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, जो अंटार्कटिका में सरलता से उपलब्ध हो जाता है। ओजोन परत का जो मोटाई होती है वह कम ओजोन छिद्र कहलाता है। उसका जो कम हो जाना ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन के मोटाई को डाप्सन में मापते हैं। 100 डाप्सन बराबर 1 mm होता है। ओजोन जो होता है समताप मंडल में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन परत ये किरणें स्किन कैंसर उत्पन्न करती हैं। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसी कारण 16 सितंबर को जो है ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन का निर्माण है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से होता है। प्रथम तथा द्वितीय जो ओजोन छिद्र हैं अंटार्कटिका में देखे गए हैं। CFL से निकलने वाले फ्लोरोसिन गैस, AC थिनर से निकलने वाली गैस ओजोन को जो है नुकसान पहुंचाती हैं। NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हानिकारक नहीं है तथा पौधों के लिए आवश्यक है, किंतु नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो हानिकारक होते हैं। NO2 जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। समताप मंडल उड़ रहे वायुयान के धुओं से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। नेक्स्ट है ये ऑक्साइड ओजोन से क्रिया करके प्रॉक्सी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट यानी पैन का निर्माण कर देते हैं। प्रॉक्सी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम यानी धूल। इसका निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन तथा पैन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह एक अम्लीय गैस है। यह लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होता है। CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह दिन के समय पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से रोकती है तथा रात को अत्यधिक ठंडा होने से रोकती है, किंतु यह बहुत अधिक हो जाए तो पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ग्लेशियर पिघल जाएंगे और समुद्र का तल बढ़ जाएगा।
CO2 गैस छोड़ने से प्रदूषण नहीं CO2 गैस छोड़ने से प्रदूषण नहीं करती है, बल्कि ये उस समय उमस उमस यानी गर्मी पैदा करती है। ग्रीन हाउस, छोटे से क्षेत्र में जब उमस बढ़ जाता है तो उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस जो शब्द था उसको अर्हेनियस ने दिया था। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तपन क्या होता है? जब ग्रीन हाउस पूरे विश्व में फैल जाता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यह शब्द जो है वैली बेकल ने दिया था। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? गैसों का वह समूह जो ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है उसको कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। जैसे CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड। जलवाष्प हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया, CFC हो गया, NO2, ये सब कार्बन फुटप्रिंट हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था। यह समझौता जो जापान में हुआ था, इसमें सभी देशों के लिए CO2 के उत्सर्जन के लिए एक कोटा का निर्धारण किया गया था। वे इसी कोटा में CO2 का उत्सर्जन कर सकता है। इस व्यवस्था को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। मीथेन CH4, यह भी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। यह दलदली भूमि में पाया जाता है। गोबर गैस, धान के खेत, गटर, सड़े गले पदार्थ तथा जानवरों की जुगाली, कोयला, खाद्यान्न, प्राकृतिक गैस मीथेन के अच्छे स्रोत हैं। नोट: प्राकृतिक गैस को जब अत्यधिक दबाव लगा करके रखा जाता है तो उसको संपीड्य प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG कहते हैं। यह बहुत ही कम प्रदूषण करता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में मेथिल आइसोसाइनेट CH3NCO गैस जल से क्रिया करके विस्फोट कर गई, जिससे हजारों लोगों की जान गई थी। यह कंपनी एंडरसन नामक व्यक्ति की थी जो 2014 में मर चुका था, किंतु अभी भी इस पर मुकदमा चल रहा है। इस कंपनी में कीटनाशक बनाए जाते थे। प्रदूषण CO2 ग्रीन हाउस CO2, CH4, CFC और NO2 हैं। एसिड रेन NH4, SO2 और NO2 के कारण होता है। ओजोन जो क्षरण होता है CFC और NO2 के कारण होता है। शॉर्ट में रिवीजन है ये। कैटालिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक संप्रवर्तन, यह संक्रमण धातु से बना होता है। यह इंजन से निकलने वाले धुओं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड CO को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में बदल देता है, जिससे प्रदूषण कम हो जाता है, किंतु उमस को बढ़ जाती है। जब पेट्रोल में शीशा मिला रहता है तो कैटालिटिक कन्वर्टर काम करना जो है बंद कर देता है। इसी कारण पेट्रोल में शीशा मिलाने पर प्रतिबंध है। ऊष्मीय द्वीप थर्मल आइलैंड, शहरों में धूल कण तथा धुआं आकाश में जमा हो जाता है और एक बादल का रूप ले लेता है, जिससे शहरों का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसे ही ऊष्मीय द्वीप कहते हैं। यूरो नॉर्म्स क्या होता है? यूरो मानक क्या होता है? यूरोपीय देशों ने मोटर वाहन के धुओं से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक मानक तय किया था, जिसे धुएं से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाष्पशीत कण तथा हाइड्रोजन कार्बन की मात्रा को निर्धारित किया। जैसे इसके लिए जब अब तक यूरो 6 मानक तक बन चुके हैं। यूरो 1 मानक का जो इंजन प्रति किलोमीटर 2075 ग्राम उत्सर्जन करता है। उसी तरह से यूरो 1, यूरो 2, यूरो मानक को भारत स्टेज यानी BS कहा जाता है। वर्तमान में भारत में BS 6 गाड़ियां चलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पोल्यूशन। 90 डेसिबल से अधिक के जो ध्वनि प्रदूषण में गिना जाता है। ध्वनि प्रदूषण का जो प्रभाव केवल तत्कालीन रहता है, ये अगली पीढ़ियों पर नहीं पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव जो होता है चिड़चिड़ा हो जाता है,
ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों के साइलेंसर में मफलर लगाया जाता है। सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए दोनों किनारों पर पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिसे ग्रीन मफलर कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण यानी इलेक्ट्रिक पोल्यूशन। यह मोबाइल टावर, टीवी टावर तथा सैटेलाइट से निकलने वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगों से फैलता है। इस प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र तथा स्मरण क्षमता कमज़ोर हो जाती है तथा कैंसर रोग उत्पन्न होता है। इस प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में तितलियां मर रही हैं तथा मधुमक्खियां अपना रास्ता भटक रही हैं, क्योंकि मधुमक्खियां विद्युत चुम्बकीय तरंगों को देख लेती हैं और वे अपना रास्ता भटक करके टावर के पास चली जाती हैं। वर्तमान पूरा पृथ्वी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चपेट में है। नेक्स्ट है जैव प्रदूषण यानी बायो पॉल्यूशन। यह हानिकारक जीवाणु तथा विषाणु के कारण फैलता है। जीनी एकरूपता के कारण एक समान प्रजाति के पौधे बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें काट देना पड़ता है। एंथ्रैक्स नामक जीवाणु व्यक्ति की जान ले सकता है। इसका प्रयोग आतंकवादी पत्र यानी लेटर से भर करके दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं। सेरीन गैस को गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। इसका प्रयोग सीरिया में हो रहा है। परमाणु प्रदूषण यानी न्यूक्लियर पॉल्यूशन, यह सभी प्रदूषण में सबसे खतरनाक है। इसका प्रभाव जल, थल तथा वायु तीनों में देखा जा सकता है। यह 30,000 साल तक रह सकता है। परमाणु प्रदूषण यानी रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण होता है, अतः इसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी कहते हैं। यह यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा कोबाल्ट 60 के कारण होता है। 9 अगस्त तथा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। 2011 में जापान में हुआ फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना परमाणु प्रदूषण के कारण है। 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट होने से यूक्रेन प्रभावित हुआ। परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले धुआं को नाभिकीय आपतन यानी फॉल आउट कहा जाता है। इस धुआं को रोकने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है तथा व्यक्ति को खुद के बचाव के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खानी पड़ती है। तो वीडियो यहीं कंप्लीट हो जाती है और हम लोग का जो बायोलॉजी का जो बॉटनी का टॉपिक था यानी कंप्लीट बायोलॉजी